हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का न्यू सिलेबस दैट इज फॉर द सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में क्लास 9 का जो नया सिलेबस है उसको रिलीज किया है। पार्ट 1 में लैंग्वेज का था, पार्ट 2 में सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स, और पार्ट 3 में जो है अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें हमने पहले ही वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आर्ट्स एजुकेशन, और आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के बारे में। ठीक है, कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज रहने वाली हैं और किस टाइप के कॉन्सेप्ट जो है वो सिलेबस में कवर्ड होंगे। राइट, इससे पहले मैंने वोकेशनल एजुकेशन और आर्ट्स एजुकेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके बैक टू बैक आपको जो सारी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। क्लास 9 के न्यू सिलेबस की हर अपडेट जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर इस सिलेबस की पीडीएफ की बात करें तो वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इजीली इसको रीड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के सिलेबस की अगर बात करें, दिस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन दैट प्रमोट्स balanced development of physical, mental, emotional and social dimensions of learners। सबसे पहले तो आपको इतना बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन और वेलबींग दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स पीरियड है ना, कि गेम्स का पीरियड लगेगा, हम मस्ती करेंगे, गेम्स खेलेंगे, दो चार कोई बच्चे जो अच्छे होंगे वो रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जाएंगे, अदरवाइज बाकी क्या है वो आराम से अपना खेलेंगे कूदेंगे और हो जाएगा। जी नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपके जो गेम्स पीरियड हैं वो ऐसे नहीं रहेंगे, आपको पढ़ाया भी जाएगा और खिलाया भी जाएगा। ठीक है, खिलाया खाने वाला खिलाना नहीं, खेलने वाला खिलाना। ठीक है, मतलब आपको गेम्स भी करवाई जाएंगी लेकिन साथ में आपको सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा और इसमें आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होने वाली है और आपका जो है असेसमेंट जो है वो भी हॉलिस्टिक होने वाली है। हॉलिस्टिक मतलब हर तरफ से आपकी असेसमेंट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने गेम्स के पीरियड लगाए और आपको ग्रेड मिल गई ABC हो गया। ठीक है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा, और आपके टीचर का भी वर्कलोड बढ़ गया है, उसको भी आपकी थॉरली असेसमेंट करनी पड़ेगी कि कौन सा बच्चा किस ग्रेड को डिजर्व करता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर हम फिजिकल वेलनेस एंड इसकी बात करें, हेल्थ की, तो सिंपल सी बात है भाई, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि फिजिकल वेलबींग के लिए भी, मेंटल के लिए भी, एजुकेशनल के लिए भी, इमोशनल के लिए भी, सोशल डायमेंशंस की तरफ से भी, है ना, हर चीज हम इसमें सीखते हैं। फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं, मेंटली भी एक्टिव रहते हैं, और साथ में हम अपने दोस्तों के साथ कैसे उनके साथ बात करनी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है और सोशल डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो इसी में कवर होगा ही होगा। इसके अलावा क्या है, अगर हम बात करें कि इट प्रिपेयर्स लर्नर्स नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी एज कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इंडिविजुअल्स। राइट, तो इसीलिए जो फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग ये जो आपका सब्जेक्ट है ये भी बहुत ही अब इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, और इसमें आपका एक पूरा जो सिलेबस का जो ड्राफ्ट है वो आपके साथ शेयर किया गया है। उसके बाद देखो क्या कहता है कि द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग एक्सटेंड बियॉन्ड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। इट एनकम्पसेस फिटनेस मैनेजमेंट, मूवमेंट स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, वैल्यू बेस्ड लिविंग एंड होलिस्टिक वेलबींग। स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस डेवलप एसेंशियल लाइफ स्किल्स। ठीक है, ये हमें लाइफ स्किल्स भी सिखाता है। दीज स्किल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वेलबींग एंड सपोर्ट लाइफ लॉन्ग एंगेजमेंट इन healthy and active lifestyles। ठीक है, so with increasing societal emphasis on excellence in holistic health, fitness and sports, physical education and well-being addresses contemporary challenges such as lifestyle related diseases, mental stress, social inequality and exclusion. So the subject promotes values, right? It encourages students to develop self awareness, regulate emotions and build healthy relationships। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते कि एक गेम्स का पीरियड लगाया और हाँ हो गया। ठीक है, तो अब इसको भी हमने सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो है मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले पढ़नी भी हैं और फिर उनको हमें लाइफ में अप्लाई भी करना है। राइट, देखो क्या करें ना, कनेक्टिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। कि ना कि सिर्फ पढ़ना है गेम के बारे में, बल्कि उनको प्रैक्टिस भी करना है और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है।
राइट। तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ इसके बारे में बताया गया है, नेचर एंड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है टीचर्स के लिए स्पेशली है, आप इसको ध्यान से रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहने वाला है, ठीक है। अगर आप देखें कि नेचर ऑफ नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट, दैट इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, देन प्रैक्टिकल नॉलेज, रिफ्लेक्टिव नॉलेज, फिर सोशल नॉलेज, राइट। उसके बाद देखो, दिस द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स एम्पावर्स लर्नर्स टू डेवलप लाइफ लॉन्ग हेल्दी बिहेवियर्स, ethical values, social responsibility, self confidence. It supports holistic growth by integrating physical competence with mental awareness, emotional balance, social sensitivity, preparing students to lead active, healthy, and purposeful lives in rapidly changing world. ठीक है। अब इसके एम्स बताए गए हैं, इसको पढ़ने के क्या एम्स हैं। प्रमोट लाइफ लॉन्ग हेल्थ, डेवलप फंडामेंटल एंड एडवांस्ड मोटर स्किल्स, foster positive attitude, build social and emotional skills, cultivate character traits, right? Enhance mental well-being, encourage responsible citizenship, then prepare students for career pathways in sports as well. ठीक है, सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें हम आगे करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी बताई गई है विद एनईपी, ठीक है। एनईपी जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल जो है बच्चे की ग्रोथ के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में हमें काम करना है। उस पर जो है मतलब देखो दिया हो ना कि बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड इमोशंस, नर्चरिंग कॉन्फिडेंट, हेल्दी, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकली ग्राउंडेड इंडिविजुअल्स, ताकि जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हर तरह से स्ट्रांग हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो सिलेबस है वो ड्राफ्ट किया गया है। डिफरेंट अप्रोचेस हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, एंड देन कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। मेन हर सब्जेक्ट के अंदर इन्हीं चीजों की बात की गई है। अब जो है इसके कुछ लर्निंग स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलर गोल्स बताए गए हैं। ये जो है टीचर्स को मतलब एक आइडिया मिलता है कि बच्चों को हमें क्या सिखाना है, कि एट द एंड ऑफ द सेशन व्हाट दे विल बी एबल टू डू, राइट। सो दीज आर सम लर्निंग स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलर गोल्स। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसेस एंड लर्निंग आउटकम्स, ये हमें जो है लर्निंग आउटकम्स और उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिट आउटलाइन और की कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है। मतलब इसमें जो हमारा सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। पहली हमारी यूनिट रहेगी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल कल्चर इन इंडिया, definition, meaning and aims and objectives of physical education, history and culture of physical education and sports in India, introduction to physical literacy, career prospects, ठीक है। 4 hours, 4 जो है almost 4 periods। उसके बाद है यूनिट नंबर 2 health, fitness and wellness, meaning and difference between health, physical fitness and wellness, components of health related fitness, components of skills related fitness, dimensions of wellness, first aid, basic life skills and CPR, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 3 है साइंसेज एंड स्पोर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू बॉडी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, फंक्शंस एंड मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स, introduction to circulatory and respiratory systems during exercise, growth and development, then technology integration, ठीक है, digital literacy, do's and don'ts, data handling and interpreting results, application of technology in sports, wearable in sports competitions, trainings and projects, then sports for all, that is inclusive, right, inclusiveness, meaning of inclusiveness मतलब जो पैरालंपिक्स जैसे होते हैं, especially children with डिसेबिलिटीज, उनके लिए, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, राइट। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी एंड टाइप्स, फिजिकल, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, दैट इज इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड सेंसरी, डिसेबिलिटी एटिकेट्स एंड स्टेप मॉडल, देन विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, मास्टर एथलीट, कम्युनिटी स्पोर्ट्स एंड खेलो इंडिया मूवमेंट एंड फिट इंडिया मूवमेंट, देन ओलंपिक मूवमेंट, Olympism, concepts and Olympic values, Olympic value education, then ancient and modern Olympics, Olympic symbol, motto, flag, oath and anthem. Then yoga, yoga for holistic health and well-being, yoga for health, adolescent age and hormonal balance, yoga for personal excellence, memory and concentration, willpower and self-confidence, self-esteem, leadership and responsibility, creative and critical thinking. Next one is unit number 8, that is the last unit, sports, hockey, basketball, judo, wrestling, kalaripayattu, tangata, gatka, malkham, swimming, archery, taekwondo,
क्रिकेट, जिम्नास्टिक एंड योगासना। ठीक है, अब देखो इसमें से बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे होंगे जो आपके स्कूल में ऑलरेडी करवाए जाते होंगे। ठीक है, जैसे कि योगासना करवाया जाता है ना, ताइक्वांडो बहुत कॉमन है। राइट, कई स्कूल्स में स्विमिंग पूल्स है तो वहाँ स्विमिंग भी है। इसके अलावा जैसे जूडो या बास्केटबॉल या हॉकी या रेसलिंग जो भी है। अब हो सकता है कि कुछ इसमें से नए भी इंक्लूड हो जाएं, है ना, क्योंकि वो भी सिखाए जाएंगे। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा क्योंकि आप पहले इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे भी। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको ग्राउंड में गए और वहां सिखा दिया, पहले उन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे अब योगा है, योगा के बारे में पहले पढ़ाया जाएगा, फिर आपको योगा सिखाया भी जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ना। पेडागोजी की अगर हम बात करें, वही एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बुक में पढ़ाया कि हाँ ऐसे ऐसे योगा होता है, योगा को सिखाया भी जाएगा। फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा पहले कि फर्स्ट एड क्या होती है, फिर आपको उसको करना भी होगा, है ना, सिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं। ऐसे ही सीपीआर कैसे देते हैं, ठीक है, फिटनेस टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना, ये सब कुछ। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लर्निंग, देन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव एंड सोशल लर्निंग, इंक्लूसिव पेडागोजी। ठीक है, वही सेम जो है हर किसी के लिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। राइट, देखो डाइवर्स एबिलिटीज, फिटनेस लेवल्स, ऐसे ये सब चीजें। फिर इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है वो अब हर सब्जेक्ट में है। ऐसा नहीं कि गेम्स में क्या है, गेम्स में भी ऐसा, स्पोर्ट्स में भी ऐसा बहुत कुछ है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो वो कैसे है, यही तो आपको सिखाना है। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंशियल एक्सपोजर, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। उसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड गाइडेड प्रैक्टिस। इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कशन ओरिएंटेड लर्निंग, फिजिकल लिटरेसी ओरिएंटेड लर्निंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड वेलनेस डायरी, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब आपके टीचर के लिए हैं। रोल प्ले, स्टिमुलेशन एंड अप्लाइड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग एंड कल्चरल पेडागोजी। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड है, कम्युनिटी लिंक्ड है, फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच है। ठीक है, बहुत सारा कुछ है मतलब इसमें टीचर्स के लिए। टीचर्स इसको आराम से अपना पढ़ के देख सकते हैं कि हाँ उन्हें क्या जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, किस टाइप की एक्टिविटीज जो है उनको करवानी है। उसके बाद अगर हम असेसमेंट की बात करें, ठीक है, ये जो है कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड लर्नर सेंट्रिक रहेगी। फोकसेस ओनली ऑन असेसिंग नॉट ओनली फिजिकल परफॉर्मेंस बट ऑल्सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं है कि एक बच्चा गेम में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योगा करता है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि अगर धनुरासन करना है तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, या अगर हम त्रिकोणासन करते हैं तो उसको किसको नहीं करना चाहिए। भाई उसको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसके एफर्ट, पार्टिसिपेशन, रिफ्लेक्शन, वैल्यूज एंड सोशल बिहेवियर। अब ये भी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो मान लीजिए ताइक्वांडो में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट प्लेयर है, लेकिन आते जाते सबको पीट रहा है, तो फिर वो गलत है उसके लिए, है ना। तो वो चीज मतलब इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो उससे पहले भी आपको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। अगर आपको कोई आर्ट आती है, कोई आपको स्किल आती है, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे आपसे डाउन है, ठीक है, या आप दूसरों को नीचा देखेंगे, है ना। तो वही कि जो सबसे पहले तो वी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, वैल्यूज सबसे पहले है, उसके बाद स्किल्स है। तो ये चीज भी आपकी जो है असेसमेंट में आपको हेल्प करेगी। सो डोंट थिंक कि यू आर द डॉन। ठीक है, अपने आप को डॉन मत समझना। अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर थोड़ी सी वैल्यूज की कमी है, तो उनको सीखना है। और जब हम उनको सीखेंगे तो हमारी असेसमेंट अच्छी होगी, तो डेफिनेटली हमारी जो स्किल्स हैं वो अपने आप अप्रिशिएट भी करेंगे उसको सब, और हाईलाइट भी होंगी। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये आपकी जो है कॉन्टिन्यूस चलेगी। क्लासरूम ओरल रिस्पॉन्सेज, कॉन्सेप्ट चेक्स, रिफ्लेक्शन जर्नल एंड वेलनेस डायरी। उसके बाद है पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी एंड डिस्कशन बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पे मुझे ऐसे याद आ रहा है कि भाई एक चीज याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी, मैं 2 मंथ्स की ट्रेनिंग पे गई थी जब, तो उस टाइम ना मतलब हर कोई दिखा रहा था कि भी बहुत अच्छे हैं हम, है ना, लेकिन साफ पता चल रहा था कि कुछ का नेचर ऐसा था कि वो हर किसी से उनका झगड़ा होता था। कभी रूम को लेकर झगड़ा हो गया, कभी वॉशिंग मशीन को लेकर झगड़ा हो गया, कभी वैसे ही बैग को लेकर झगड़ लड़ पड़े, किसी भी चीज को लेकर छोटी मोटी बात, ग्राउंड में तुमने मुझे क्यों ऐसे मारा, तुमने मुझे क्यों ऐसे देखा। तो वो ना पता चल जाता है, मतलब टीचर्स को बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि ये बच्चा या ये स्टूडेंट जो है वो कैसा है बाय नेचर। तो हमारा उन्होंने एक टेस्ट लिया था, वो टेस्ट ना सरप्राइज टेस्ट था। क्या था उसके अंदर, हमें एक लिस्ट दे दी गई थी जिसके अंदर ट्रेनी नंबर्स लिखे हुए थे, मतलब स्टूडेंट्स के नेम नहीं थे, नंबर्स थे, ऐसे 1 2 3 4 पूरे।
मान लीजिए 100 थे, 100 के नेम थे, फिर उनकी आगे ग्रेडिंग थी 1 2 3 4 से लेके 10 तक कि आप इनको क्या ग्रेडिंग दोगे। अब आपको पूरे 100 के 100 को ग्रेडिंग देनी है, बस खुद को छोड़ के। मान लीजिए मेरा नंबर 86 था, तो मुझे खुद को छोड़ के बाकी सबको ग्रेडिंग देनी थी। अब हम जा जाके शक्लें देख रहे थे कि हाँ ये नंबर 1 वाला कौन है, अच्छा ये तो सबके साथ झगड़ा करता है, इसको ग्रेडिंग जो है वो 1 दे दो, है ना, या 0 दे दो। तो ऐसे करके ग्रेडिंग दी जाती थी। दैट इज कॉल्ड पीयर असेसमेंट। मतलब लास्ट में जाके हमें फिर उन्होंने रिजल्ट उसको कंपाइल किया, फिर पता चला कि कौन ऐसा है जो सबके साथ अच्छा रहता है, जिसको सब लोग लाइक करते हैं। दैट मीन्स कि उसके अंदर स्किल्स हो ना हो, पर उसके अंदर वैल्यूज हैं कि वो सबके बारे में सोचता है, सबके साथ प्यार से रहता है, सबके साथ हार्मनी है ना, किसी की भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। और बहुत से ऐसे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़ने वाले थे, लेकिन सबके साथ झगड़ा कर रहे थे, तो उनकी जो है जो रेटिंग थी वो डाउन चली गई। तो दिस इज कॉल्ड पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट जब हम खुद को असेस करते हैं। इसके अलावा आपकी समेटिव असेसमेंट कैसे होगी, पेन एंड पेपर टेस्ट, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क और डेमोस्ट्रेशन, राइट। फैक्चुअल नॉलेज आपकी चेक होगी, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, टर्मिनोलॉजी, ये सब आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, द एनसीएफ एसई अलाइन न्यू टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग फॉर ग्रेड 9 डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। जल्दी ही आपकी ये बुक जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक और सब्जेक्ट है, दैट इज इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, द सिलेबस ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी विल बी पब्लिश्ड सून। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है ये जल्दी ही जो है पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि सबको अपडेट जो है वो मिल जाए।